हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफर मीरा और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ड्रैप का टेस्ट होगा या नहीं, ये वाकई एक मुअम्मा बन के रह गया है। तकरीबन 2019 में भी जब ये सीटें आई थी ओटीएस के थ्रू, तो 6 महीने साल लोग पूछते रहे और इधर उधर करते रहे खबरें, लेकिन कोई अपडेट ना हुई और सीटें कैंसिल हो गई, आज तक खबर ना हुई। इसी तरह इस दफ़ा भी ड्रैप की सीटें आई हैं और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है एंड ऑल वर वेरी होपफुल कि बहुत जल्द टेस्ट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बात को भी अब टाइम हो गया, कम व बेश 2 से 2.5 माह से शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन कोई अभी टेस्ट की खबर नहीं है। किससे भी पूछें, किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं कि जी ड्रैप के एप्लीकेशन दी हुई है इलेक्शन कमीशन को कि हमने हायरिंग करनी है, उसका जवाब आया कि नहीं आया किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोग ड्रैप के अपने दोस्त अहबाब होते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं यार ये लाजमी होगा। मेरे भी कोई 2-3 जानने वाले हैं, एक सीनियर हैं, 1-2 जूनियर भी हैं, क्लासमेट भी हैं, उनसे पूछा, वो कह रहे हैं यार ये होना ज़रूर है, लेकिन ये कब होना है इस बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये होना ज़रूर है, हमें ज़रूरत है अशद, हमारे पास किल्लत है, लेकिन ये कब होगा ये एक मुअम्मा है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। लेकिन मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि आपने जो सीरीज़ बनाई थी उसको आप कंटिन्यू रखें। उसकी वजह यह है कि आपका जो पूल है वो पड़ा रहे, ज़रूरी नहीं ड्रैप की सीटें आएँ और इसके इंटरव्यू टेस्ट के दौरान ये हो या ना हो। ये एक जनरल सीरीज़ है फॉर द ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, अब इसको कंटिन्यू रखें। तो मैंने ये सोचा कि बिल्कुल ये एक राइट सजेशन है। टेस्ट होता है या नहीं होता या कब होता है ये तो बहुत काबिल वक्त बातें हैं, लेकिन मुझे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। तो गाइस, हमने फार्मास्यूटिक्स को कवर कर लिया था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को देख लिया था, इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी सब्जेक्ट्स को देख लिया। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स मौजूद हैं सारी वीडियोस के, और आप मेरे यूट्यूब चैनल मीरा व्लॉग्स पे जाके प्ले लिस्ट में ड्रैप की एक पूरी सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको हम फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं उसको सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हम आपकी कोई तैयारी नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि आपने फार्मेसी प्रैक्टिस कहाँ से पढ़नी है और इसके एमसीक्यूज़ कौन सी बुक से कहाँ से आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब्जेक्ट थोड़ा अनएड्रेस्ड रहता है, ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस में है नहीं है। खैर, मैंने खुद भी फार्मेसी प्रैक्टिस चूँकि 5-4 साल पढ़ाई है, तो मैं इससे गुजरा हूँ, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा है। तो मुझे ये भी अंदाज़ा है कि कौन से चैप्टर से इसके एमसीक्यू यूजुअली एनटीएस या पीपीएससी में आते रहे हैं। तो गाइस, बग़ैर टाइम ज़ाया किए आए आप शुरू करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉजर वॉकर के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद हम सीपीआर की बात करेंगे, उसका 8th एडिशन में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, और 7th एडिशन जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता उसकी बात करेंगे। फिर और कौन सी ऐसी बुक्स हैं एमसीक्यूज़ की जो फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी हैं। तो आइए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, ये बुक है रॉजर वॉकर। आइए हम बताते हैं इसके कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और बाकायदा हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें और आपको अंदाज़ा हो कि हमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं। तो गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर इसके इंडेक्स की तरफ चलते हैं। अगर हम इसके इंडेक्स को देखें तो हमें सेक्शन 1 के अंदर जो है, अगर मैं आपको बता सकूं तो हमें सेक्शन 1 के अंदर जो है, एक सेकंड जी गाइस, सेक्शन 1 के अंदर हमें क्लिनिकल फार्मेसी प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तौर पे कर लेना है। मैं टिक कर देता हूँ। प्रैक्टिकल फार्माकोकाइनेटिक्स है, अक्सर लोग इसका नहीं बताते, मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अक्सर जो कैलकुलेशंस क्लिनिकल की आती हैं वो मिस हो जाती हैं। ड्रग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एडीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंटल न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फार्मेको इकनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी पहला सेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अब हम चैप्टर देखते हैं, उसके बाद इंडेक्स के बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ हम जाएंगे। तो गाइस, चैप्टर नंबर 1 क्लिनिकल फार्मेसी प्रोसेस, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये पूरा चैप्टर लाजमी पढ़ें। अगर इंपॉर्टेंट देखते चले जाएं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये टिक किया मैंने, ड्रग यूज़ प्रोसेस, डीयूपी इंडिकेटर्स, ये आप लाजमी तौर पे देख लें। फार्मेसी प्रैक्टिस में क्लिनिकल फार्मेसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, फार्मास्यूटिकल केयर की दी गई है, मेडिसिन मैनेजमेंट की दी गई है। ये आप खुदा का वास्ता यहाँ से करें, ये इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल केयर यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। मेडिकेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ से करें। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये
देख लें। ये आपने पूरा चैप्टर पढ़ते जाना है। फार्मास्यूटिकल कंसल्टेशन जो है ये आप लाजमी तौर पे देखते जाएं। ये NTS में एक MCQ आता है कि जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर एक्सेप्ट। असेसमेंट है, केयर प्लान है, वैल्यूएशन है, लेकिन फॉलो अप इसका कंपोनेंट नहीं है। की एलिमेंट मैं खुद नहीं कह रहा, बुक के अंदर दिया गया, अक्सर लोग गलत करके आते हैं। तो ये 3 इसके मेन कंपोनेंट हैं, ये आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म्स आ जाती हैं, आप जानते होंगे। WHAM स्टैंड्स फॉर, ये निमोनिक्स हैं। W हु इज़ इट फॉर, W अगला जो है व्हाट आर द सिम्टम्स। इसी तरह एज मेथड, इसी तरह एनकोर, इसको देख लें। कंसल्टेशन बिहेवियर वाला ये देख लें। उसके बाद गाइस फार्मास्यूटिकल कंसल्टेशन प्रोसेस जो है ना, इसकी ये एलिमेंट, गोल, एसोसिएटेड एग्जांपल्स ये लाजमी तौर पे आप देख लें। की पोस्ट कंसल्टेशन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट पेशेंट डिटेल्स, एज, जेंडर, एथनिक ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। यानी कि चैप्टर नंबर 1 मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको पूरा आना चाहिए। उसके बाद अगले पेज पे चलते जाएँ तो की एलिमेंट्स ऑफ ए मेडिकेशन हिस्ट्री ये लाजमी रीड कर लें। MCQ आ जाता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रूट। तो फार्मास्यूटिकल कंसिडरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज, रूट, डोजेज फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन, डिवाइसेस। यानी कि ये चैप्टर नंबर 1 जो है मैं इसको आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसके ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 6, स्टेप 7 लाजमी तौर पे कर ले। तो चैप्टर नंबर 1 रॉजर वॉकर आपने सारा करना है। हो सके तो ये केस स्टडीज़ भी कर लें, इससे आपको मैच्योरिटी आती है, आपका क्लिनिकल का नॉलेज जो है वो अपग्रेड होता है। रॉजर वॉकर चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। अक्सर लोग पिटते हैं जी क्लिनिकल की जब कैलकुलेशन आती है हमें नहीं आती, तो वो उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता एक्चुअली। तो प्रैक्टिकल फार्माकोकाइनेटिक्स ये देखें, टाइम टू मैक्सिमल रिस्पॉन्स, नीड फॉर ए लोडिंग डोज, डोज अल्ट्रेशन, चूजिंग ए फार्मूलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एप्लीकेशन टू थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, बेसिक कंसेप्ट जो है ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट दिए गए हैं। ड्रग ए कैसे जाती है, ड्रग बी कैसे जाती है, इसका अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। बहुत ही बेसिक चैप्टर, अगर आप आगे देखते चले जाएं, एलिमिनेशन का है, ग्राफ बताए हैं, फार्मूले बताए हैं। उसके बाद अगर आगे फर्दर आप देखते जाएं, डोज रेजिमेंट्स बताए हैं, उसका फार्मूला बताया है। उसके बाद ग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन दी है। फिर उसके बाद क्लिनिकल एप्लीकेशंस अगर आप आगे देखते चले जाएं तो एस्टिमेशन ऑफ क्लीनेस रेट बताया है, डाइजॉक्सिन की एक्शन एंड यूजेस बताए हैं। इधर आप देखें पीक एंड ट्रफ लेवल्स, ये MCQ आ जाता है जी, अक्सर लोग पूछते हैं पीक एंड ट्रफ लेवल्स क्या होते हैं, ये देखे दिया हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर जो है इन लोगों ने नहीं पढ़ा होता, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं ख़ास तौर पे आपको ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर रिकमेंड करता हूँ। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी याद दी गई है, लिथियम की, फेनिटाइन की, उसका एलिमिनेशन दिया गया है, वो आप लाजमी तौर पे देखते चले जाएँ। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना। और एंड पे इसकी केसेस जो है जब आप करेंगे, ये देखें, व्हाट इज़ द एरिया रिकवर फॉर ए 250 mg डोज, व्हाट इज़ द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द न्यू फार्मूलेशन। तो ये जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये कैलकुलेशनें भी आ जाएंगी और सारी ज़िंदगी का आपका रोना जो है ये ख़त्म हो जाएगा। जी हमें जी कैलकुलेशनें नहीं आती, जी हमें क्लिनिकल की कैलकुलेशनें नहीं आती। ये आप देख लें, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई हैं। चैप्टर नंबर 3, इसका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, रॉजर वॉकर। रॉजर वॉकर चैप्टर नंबर 4, ड्रग इंट्रैक्शंस। अक्सर लोग कहते हैं जी ड्रग इंट्रैक्शन फार्माकोलॉजी से करें, जी बिल्कुल करें, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक चैप्टर है रॉजर वॉकर का, ये देख लें। डेफिनेशन कर लीजिएगा, एपिडेमियोलॉजी देखें, ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs में से आता होता है। एग्जांपल्स ऑफ ड्रग विद हाई रिस्क ऑफ इंटरेक्शन, ये एग्जांपल्स हैं ड्रग्स की। इसमें फेनिटाइल जो है सैचुरेबल हेपेटिक मेटाबॉलिज्म शो करती है, ये देखें, ये आप लाजमी टेबल देख लें। मैं इसको टिक भी कर देता हूँ यहाँ के, आप या लाजमी तौर पर जब आप वीडियो को स्टॉप करके देखें तो आपको आइडिया हो। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, ये देखें, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस होती हैं, उसके अंदर सारे फैक्टर्स हैं, चेंज इन pH है, एब्जॉर्प्शन है, कैल्चिलेशन है, मॉल एब्जॉर्प्शन है। फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड भी काइनेटिक्स इंट्रैक्शंस होती हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म रिलेटेड इंट्रैक्शंस होती हैं। फिर ये एक MCQ जनाब पक्का जो अक्सर लोग पिटते हैं, P1A2 इनहिबिटर्स इंड्यूसर्स कौन से हैं, CYP2C9 कौन से हैं, CYP2C19 कौन से हैं, CYP2D6 कौन से हैं। भाई इनकी एग्जांपल्स ड्रग की 2-2, 3-3, 4-4 जो है आप याद कर लें। रॉजर वॉकर है, चैप्टर नंबर 4 है, ड्रग इंट्रैक्शंस के नाम से। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स फ्रीक्वेंटली इम्प्लिकेटेड इन इंट्रैक्शंस, कौन सी जिनकी बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस होती हैं। एंटीबैक्टीरियल सिप्रोफ्लॉक्सासिन देख लें, एंटीफंगल में फ्लूकोनाजोल है, इसी तरह मुख्तलिफ ड्रग्स हैं। एग्जांपल ऑफ इंट्रैक्शंस ड्यू टू एंजाइम इनहिबिशन की वजह से एग्जांपल्स हैं, देखें, ये इसके अंदर क्लोपेडोग्रिल है, लैंसोप्राजोल के साथ इंट्रैक्शन है, रिड्यूस्ड एंटीप्लेटलेट एक्शन है। तो ये अल्लाह का नाम लेके ये चैप्टर पढ़ लें। अगले पेज पे चले जाएँ तो एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स एंड यूसेज ऑफ
पी ग्लाइकोप्रोटीन्स की कौन सी है, एग्जांपल्स ऑफ डी वर्स एनर्जेटिक इंटरेक्शन जो कौन सी हैं, इंटरेक्टिंग ड्रग्स जो है। तो अक्सर लोग कहते हैं इंटरेक्शन नहीं आती क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता। तो ये चैप्टर जी इसकी एग्जांपल भी बाद में देख लें, रॉजर वॉकर से लाजमी कर लें। नाम क्या है, ड्रग इंटरेक्शन जी, ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन, चैप्टर नंबर 5 रॉजर वॉकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ADR आता है, रॉलेंस थॉम्सन क्लासिफिकेशन अक्सर पेपर में पूछी जाती है, ये लाजमी तौर पे पढ़ लें, अच्छी तरह याद कर लें, डॉट सिस्टम देख लें। उसके बाद एक्सटेंडेड रॉलेंस थॉम्सन क्लासिफिकेशन ऑफ, ये पूरा टेबल जो है ना, ये मैं आपको टिक करके दे रहा हूँ, ये अल्लाह का नाम लेके आप टेबल जो है ये लाजमी तौर पर जो है ये पढ़ लें। एक दफ़ा मैं आपको क्लियर से करीब से दिखा देता हूँ, ये इसका टेबल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद डॉट सिस्टम ऑफ ADR रिएक्शन है, ये वाला टेबल जो है ये भी जी आप अच्छी तरह देख लें। उसके बाद ये दोबारा मैं आपको एक्सटेंडेड रॉलेंस थॉम्सन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो टेबल है वो बताता हूँ। तो ये जी ADR भी आपके अच्छे हो जाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा। इसके बाद इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, इसका टेबल है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये आप लाजमी तौर पे देख लें इसका मैकेनिज़्म। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये पूरा एपिडेमियोलॉजी ऑफ ADR, फार्माको विजिलेंस क्या होती है, इसमें अक्सर लोग कहते हैं जी फार्माको मतलब होता है ड्रग, विजिलेंस का मतलब होता है टू वॉच, ये नहीं, तो फार्माको विजिलेंस टू वॉच, इसका मतलब होता है टू वॉच द ADRs। उसके बाद WHO के कोयलिटी क्या है, कैटेगरीज ऑफ ADRs, ये यहाँ भी बताई गई हैं, ये टेबल देख लें। इन शॉर्ट ये वाला टेबल जो है ना जी चैप्टर आपने लाजमी तौर पे कर लेना, 5 से 7 पेजेस का है ADRs, और इसकी जो बुक है रॉजर वॉकर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया फार्माको इकोनॉमिक्स, इसमें से MCQ आ जाते होते हैं बहुत ज़्यादा, टर्म्स यूज्ड इन हेल्थ इकोनॉमिक्स में, टाइप्स ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, CBA अक्सर MCQ आता है अगर आपको याद आ गई हो फार्मेसी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA का MCQ आता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस CEA, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस CUA ये आता है। अक्सर ना हम लोग इसको छोटी बुक से पढ़ के पिटते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये वाला चैप्टर जो है ये लाजमी तौर पर आप इस बुक से कर लें, और है भी बिल्कुल छोटा सा है, तो ये जो है आप लाजमी तौर पे कर लें। तो गाइस अभी तक मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं रॉजर वॉकर से। अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने ये बुक से नहीं पढ़ा होता तो फिर सारी उम्र क्लिनिकल के MCQs मिस करते हैं। एक और भी बुक है कंसाइज एंड कंसेप्चुअल, वहाँ पे लिखा है, लेकिन जब आप रॉजर वॉकर पढ़ेंगे तो आपके क्लिनिकल फार्मेसी के जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा MCQs हैं, यानी डिजीज़ के अलावा MCQs हैं, कभी गलत नहीं होंगे। तो जल्दी से ADR, ड्रग इंटरेक्शन, फार्माको इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 1 ये आप लाजमी तौर पे पढ़ लें रॉजर वॉकर से, और सारी ज़िंदगी आप किसी टेस्ट में मार नहीं खाएंगे। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ बता रहे हैं जो आपने रॉजर वॉकर से करनी है। वी आर बैक टू इंडेक्स। तो जनाब आगे चैप्टर नंबर 3 है, ये आपने यहाँ से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ रॉजर वॉकर से कर लेनी है। ADR एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ लेंगे कभी MCQ गलत नहीं होगा। फिर मैंने टिक लगाए, हाइपरटेंशन कर लें, क्रोनिक हार्ट फेलियर कर लें, एज़मा, ये दमा एस्थमा नहीं होता है, एज़मा होता है, इसमें TH साइलेंट है, ये कर लें यहाँ से। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कर लें, TB यहाँ से कर लें, फंगल इन्फेक्शन यहाँ से कर लें, डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत अच्छा लिखा गया, यहाँ से कर लें, ड्रग्स इन प्रेगनेंसी यहाँ से कर लें, अनीमिया जो है यहाँ से कर लें। अब मैं आपको अंदर से ज़ाहिर है बता के तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो ये रॉजर वॉकर से आपने ये लाजमी तौर पे कर लेना है ताकि आपका सारी ज़िंदगी का इन डिजीज़ का कंसेप्ट जो है वो पूरा हो जाए। तो गाइस कुछ आपको मैंने डिजीज़ बता दी हैं जो रॉजर वॉकर से करनी है, बहुत ऑथेंटिकेट लिखा गया यहाँ पे, एज़मा, डायबिटीज़ मेलाइटस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फंगल इन्फेक्शंस, तो मैंने पिछले पार्ट में आपको बता दिया। ये लाजमी यहाँ से कर लें, फिर आपका मसला ही ख़त्म कि जनाब ये डिजीज़ कहाँ से आती हैं, क्यों नहीं आती, क्यों MCQ गलत होते हैं। तो ये रॉजर वॉकर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम जा रहे हैं CPR की तरफ, और उससे पहले देखते हैं 7th एडिशन में कौन से चैप्टर आपने करने हैं। तो गाइज ये है 7th एडिशन, पीछे चूज़ा भी आवाज़ें दे रहा है, बच्चों ने चूज़े रखे हैं जी। 7th एडिशन की अब लोग पूछते हैं 7th और 8th में क्या फ़र्क है जी, बिल्कुल फ़र्क है। 7th एडिशन में जो चैप्टर नंबर 1 है ना जी, ये 8th में नहीं है, ठीक है जी। ये है ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये आप देखें, अगर मैं इसको दिखा सकूं तो इसके अंदर ना आपको उन्होंने प्री क्लिनिकल, फ़ेज़ 1, अगर और करीब लेके जा सकूं, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, ये बहुत ही आसान, ये सारी ज़िंदगी इसमें MCQ आते हैं जी। फ़ेज़ 1 में क्या होता है, 2 में लोग गलत करते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर दिया गया है, बहुत ही आसान एलेबोरेटेड। इसके अंदर जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स का बताया गया है, इसके अंदर सारी टर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्री फार्मूलेशन क्या है, इसके MCQ आ जाता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। इसके अलावा टॉपिकल, नॉन टॉपिकल, ओरल रूट्स, इसके फ़ायदे, नुकसानात,
सारा कुछ, यानी पहला चैप्टर आपका पूरा क्लिनिकल का है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा, CPR 7th एडिशन का, ये आप लाजमी तौर पे जो है वो यहाँ से कर लें। फिर ये प्री अप्रूवल इंस्पेक्शंस हैं। और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जनाब इसमें MCQ भी आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, इसका ये MCQ आता है, अक्सर जो लोग जो है ना फिर वो गलत करते हैं। ह्यूमन वॉलंटियर्स आर यूज्ड इन ड्रग डेवलपमेंट फॉर, ये देखें ये MCQ है, अगर किसी ने टेस्ट दिए तो उनको आइडिया होगा। नंबर 2 MCQ चेक करें, ये आप देखें जी, healthy human volunteers are used in drug development for number A phase 1 testing after the submission of an investigational drug, generic development, number 3 phase 3 testing। तो ये ऑप्शन दी गई हैं, नीचे उनका आंसर भी दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 लॉक कर लें जी। उसके बाद ये देख लें मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर MCQ है, नीचे ऑप्शन है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपने लाजमी तौर पे कर लेना है। अगर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन आ गई है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि CPR 8th एडिशन से आप करनी है, 2 से 8 चैप्टर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चैप्टर नंबर 1 7th एडिशन का है फार्मेसी प्रैक्टिस का, क्लिनिकल ट्रायल्स, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, उसका आइडिया ये पहले आपको नहीं शायद आइडिया होगा, ये पढ़ लें। अब देखते हैं 7th एडिशन में हमने और कौन सा चैप्टर पढ़ा। जी गाइस अगला चैप्टर है CPR 7th एडिशन का, ड्रग एंड ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। लो जी चूजा साहब यहाँ भी आ गए हैं। तो ये आपने मैंने रॉजर वॉकर में भी बता दिया कि आपसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका और भी लेंटर पक्का हो जाएगा। ये आप देखें यहाँ पे भी इसने इंटरेक्शन बताई हैं, ड्रग बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ऑन द GIT। तो और आगे चलते चले जाएँ, GIT मोटिलिटी पे ड्रग्स कौन सी हैं, डिक्रीज मोटिलिटी वाली ड्रग्स कौन सी हैं। उसके बाद जनाब और मुख्तलिफ़ किस्म की इसने इंट्रैक्शंस बताई हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ चैप्टर नंबर 18 जो है आप लाजमी 7th एडिशन से करें। फार्मास्यूटिकल केयर एंड डिजीज़ स्टेट चैप्टर नंबर 20 7th एडिशन, ये वही फार्मास्यूटिकल केयर ड्रग मॉनिटरिंग जो मैंने आपको रॉजर वॉकर से बता दिया है कि आप जी रॉजर वॉकर का चैप्टर 1 पढ़ लें। लेकिन अगर आप यहाँ से भी पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी किसी किस्म की दिक्कत का सामना करने का नहीं करनी पड़ेगी। तो रॉजर वॉकर का चैप्टर नंबर 1 और CPR का 7th एडिशन का, ये देखिए सोप आ गया है, CPR का 7th एडिशन का चैप्टर नंबर 20 आप लाजमी कर लें। ये मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी ये वाला चैप्टर जो है वो आप लाजमी तौर पे कर लें। तो गाइस 7th एडिशन CPR चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 20, 3 चैप्टर, ठीक है जी। 20 वाला चैप्टर पूरा फार्मास्यूटिकल केयर का है, 18 वाला ड्रग इंटरेक्शन का और पहला क्लिनिकल स्टडीज़ का है। अब आपको CPR 8th एडिशन का चैप्टर बताता हूँ जो प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। जी गाइस CPR 8th एडिशन का चैप्टर नंबर 14 ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ आता है, प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं वो आपके पास आपके जर्नल्स होते हैं। ये MCQ देखें अगर आप यहाँ पे आता है जी, जर्नल्स जो है क्लिनिकल ट्रायल प्राइमरी सोर्स है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सेकेंडरी सोर्स है, थर्ड जो है बुक्स होती हैं। तो ये चैप्टर आप लाजमी पढ़ते चले जाएँ। इसके बाद अगर मैं आपको इस चैप्टर की और थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर सारी हमारी स्ट्रेटजीज फॉर एवेल्यूएशन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो है वो आ जाता है। उसके बाद अगर मज़ीद आगे चल जाएँ, रिसर्च स्ट्रेटजीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पूछते हैं अप्रूव्ड यूजेस कौन सी हैं, अनअप्रूव्ड ड्रग्स कौन सी हैं। उसके बाद आगे मज़ीद अगर आप फर्दर चलते जाएँ तो ये आपको उसके स्टेप्स बता रहा है कि जी रिसर्च स्टडी के स्टेप्स क्या हैं। फिर आप ये ना टाइप्स ऑफ स्टडीज़ बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल गाइडलाइंस फॉर रिस्पांस टू ड्रग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो है ये आप देख लें। ये पूरा चैप्टर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंड पे इसके जो है ये क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप लाजमी तौर पे देख लें। चैप्टर के अंदर देखें रेट्रोस्पेक्टिव वर्सी प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, प्रॉस्पेक्टिव स्टडीज़, पैरेलल स्टडीज़, ये MCQs आते हैं। और मैं आपको ना बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि कुछ अक्सर MCQs अगर लोगों ने देखे हो तो इनको आइडिया होगा कि ये एक MCQ आता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ जी। हाँ ये MCQ है बहुत दफ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू के ABCD प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ एवेल्यूएट इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ आर यूजफुल फॉर एवेल्यूएटिंग रेयर डिजीज़, C है, D है। तो इनके सारे के सारे अगर आप देखते चले जाएँ कि MCQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये MCQ आया है, बहुत दफ़ा MCQ आया है, ये वाला नंबर 4 वाला MCQ आया है। फिर उसके बाद जनाब एक MCQ ये आ जाता है नंबर 13 वाला MCQ भी पेपर में आया है। तो ये आखिर में इसकी की जो है वो मौजूद है, आप इसको की को भी देख सकते हैं। तो गाइस 14th चैप्टर 8th एडिशन CPR से फार्मेसी प्रैक्टिस का है। और CPR से सारी डिजीज़ दी गई हैं जो मैंने रॉजर वॉकर से बताई हैं।
आप CPR से वही डिजीज़ जो मैंने रॉजर वाकर में पीछे टिक कर दी हैं पढ़ सकते हैं। अब जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर एक और इम्पॉर्टेंट बुक देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट बुक है क्लिनिकल फार्मेसी कंसाइज एंड कंसेप्चुअल। अच्छा, आप ये पूछ रहे होंगे ये क्यों ज़रूरी है जी? इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलते, तो यहाँ से पढ़ने पड़ते हैं। जो मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं वो उन्हीं बुक से पढ़ें, यहाँ से कुछ और चैप्टर पढ़ लें। आज जल्दी से इसके इंडेक्स की तरफ चलते हैं। लेकिन इंडेक्स का देखें तो एन इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी मैंने आपको बता दिया है कि आप रॉजर वाकर से पढ़ लें। यहाँ से आप जो चैप्टर पढ़ना चाहेंगे मैं आपको मशवरा दूंगा वो आप लाजमी यहाँ से पढ़ लें। इसमें ये चैप्टर नंबर 2 ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं ड्रग लिटरेचर एवेल्यूशन, यहाँ से पढ़ लें। मेडिकेशन एरर यहाँ से पढ़ लें। रैशन प्रिस्क्राइबिंग यहाँ से पढ़ लें। पेशेंट काउंसलिंग, ये मैं चारों को ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये आप यहाँ से पढ़ लें। ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़ यहाँ से पढ़ लें। क्लिनिकल ट्रायल प्लीज़ आप रॉजर वाकर से पढ़ें। एसेंशियल ड्रग लिस्ट यहाँ से पढ़ लें। ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू यहाँ से पढ़ लें। फार्मेको विजिलेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मेको इकोनॉमिक्स भी यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप रॉजर वाकर से पढ़ें। तो ये जो मैंने सर्कल लगाया है ना, ये 4 चैप्टर आप यहाँ से कर लें। कंसाइज एंड कंसेप्चुअल फॉर क्लिनिकल फार्मेसी। अगली बुक है जनाब MCQs की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो एप्लेटन की बुक होती है कि ये बुक है, इसका नाम है AL क्विक रिव्यू। यहाँ पे अगर मैं आपको बता सकूँ तो यहाँ पे पूरा एक फार्मेसी प्रैक्टिस का सेक्शन है। क्लिनिकल फार्मेसी 211 पेज पे, अभी जल्दी से देख लेते हैं। 211 पेज जी, 211 पेज, 211 पेज जी। ये क्लिनिकल फार्मेसी के MCQs यहाँ पे देखे दिए गए हैं। ये आप लाजमी कर लें। अगर आप बुक ख़रीद सकते हैं तो इसका फ़ायदा होगा आपको। ये साथ उन्होंने पेशेंट प्रोफाइल्स दी हैं, क्लिनिकल की कैलकुलेशंस हैं, और एंड पे उन कैलकुलेशंस को सॉल्व भी किया होता है। और ये देखिए मुख्तलिफ MCQ चले आ रहे हैं और अच्छे MCQs हैं। तो ये भी एक अच्छी रिकमेंडेड बुक है, मैं इसको सजेस्ट करूँगा। मैंने पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये अथेंटिक MCQs की बुक है। हमेशा बुक्स वो पढ़ें जो अथेंटिक MCQs की बुक हों। तो गाइस एंड पे मैं अगर आपको बताता चलूँ तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि एप्लेटन लाजमी करनी है। एप्लेटन से सारी करनी है। उसमें फार्मेसी है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है। तो एप्लेटन से फार्मेसी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। बहुत सारे MCQ उसमें से आते हैं। तो जी गाइस ये है एप्लेटन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत दफ़ा मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर होती है, आप देखते होंगे। इसका जल्दी से आपको इंडेक्स बता दूँ कि यार ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। जी गाइस इसका इंडेक्स देखते हैं। अभी इसके इंडेक्स में देखें फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन यहाँ से कर लें, ये भी आपका मसला ख़त्म। फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केयर, ये जी 6ठे नंबर पे आपकी ये नहीं फार्मेसी प्रैक्टिस आ गई है। आज जल्दी से हम इसको MCQ कुछ देखते हैं 169 पेज पे। जिसका चैप्टर फार्मास्यूटिकल केयर, चैप्टर 6 7th एडिशन एप्लेटन, ये तो हाईलाइटेड आपको भी मिल गई होगी। देखें जी ये MCQ आ गया। विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज जनरली कंसीडर्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस लोरेज़ेपाम। स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब है वो बंदा जिसको दौरा पड़ा हो, एमरजेंसी एपिलेप्टिकस मिर्गी की पड़ी हो। जैसे स्टेटस एजमेटिक्स होता है ना, जिस बंदे को दमे का अटैक हो रहा हो या दमे के अटैक के दौरान उसको लेके जाएं, यानी जिसको सीवेरिटी हो उस टाइम अटैक की कंडीशन में, उसको कहते हैं स्टेटस। तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस लोरेज़ेपाम है। इसी तरह आगे SLE ड्रग कौन सी करती है? हाइड्रिलाजीन करती है। एंटी पार्किंसन इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा में भी इनहिबिटेड बाय पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 से। तो ये देखें इसके कुछ MCQs अगर देखते जाएँ क्लिनिकल के, तो ये यहाँ पे चलते जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और अगर हम इसको जल्दी से आगे मैं लेके चलता जाऊँ तो ये जी 75 MCQ हो गए। उसके बाद इसमें से लाजमी MCQ आता है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें MCQ ना 130 हो गए। मैं जल्दी से आपको लेके जाऊँ एंड पेज पे, तो 205 तकरीबन जी, तकरीबन 210 MCQs जी, 210। और ये इनके आगे की आ गई। अगर आप की पढ़ लेंगे ना आंसर्स, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब जो पहला मैंने MCQ बताया था कि जी कौन सी ड्रग है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है। When administered parenterally, lorazepam is a rapidly acting anticonvulsant with fever tendencies to produce respiratory depression. Then the barbiturates, it has become a common choice for initial therapy of status epilepticus. वैसे जो लोराज़ेपाम है इसकी क्लास जो है एंटी कन्वल्सेंट हम इसको कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये बेंजोडाइज़ेपिन है। तो ये जी इस तरह एक्सप्लेनेशन दी होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि जी ये वाली एक्सप्लेनेशन जो है आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड पे दिए होते हैं, जो आप लाजमी तौर पे देख लिया करें। तो गाइस मैंने आपको एप्लेटन के भी MCQs बता दिए, फार्मेसी प्रैक्टिस के जो आपने करने हैं, कौन सा चैप्टर है और कहाँ से करना है।
तो मैंने आपको ओवरऑल समरी बता दी कि आपने रॉजर वॉकर पढ़नी है, आपने दूसरे नंबर पे CPR 7th एडिशन पढ़ना है, तीसरे नंबर पे आपने CPR 8th एडिशन पढ़ना है, चैप्टर मैंने बता दिए। चौथे नंबर पे आपने A&L की MCQs की बुक है फार्मेसी प्रैक्टिस की, इसमें सारे MCQs हैं, सूटिक्स भी है, एकोलॉजी भी है, वो करनी है। अब प्लेटन आपने लाजमी तौर पे करनी है, CPR के बैक MCQ आपने लाजमी तौर पे करने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि कैटजिंग के भी बैक MCQ लाजमी कर लें फार्माकोलॉजी के लिए, वो लाजमी आते हैं। लिपन कार्ड भले इंपॉर्टेंट है लेकिन कैटजिंग के MCQ यूजुअली उठाए जाते हैं, तो वो आप लाजमी तौर पे देख लें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज मैंने आपको डिटेल्ड फार्मेसी प्रैक्टिस का बता दिया कि आपने हमेशा कहाँ से पढ़नी है और कौन से टेस्ट जो है ये आप इजीली पास कर सकते हैं अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे। पाकिस्तान के तो किसी टेस्ट को आप खंगने नहीं देंगे जब आप ये वाले चैप्टर्स पढ़ लेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेस्ट हो ना हो ये चैप्टर वक्त निकाल के लाजमी पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन and don't forget to smile, don't forget to share to others. It is free, it's for you and it's for all the community. अपना और इस मुल्क का ख्याल रखें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।